ठीक है, चलिए फिर से हम लोग देखते हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 जो है क्लास 10 का प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिवीजन करा दे फिर से। क्या कल जो पढ़े थे उसमें से क्या पढ़े थे? याद है कुछ? दर्पण का प्रयोग पढ़े थे, उपयोग पढ़े थे, उत्तल और अवतल दोनों का, है ना? तो उत्तल और अवतल दर्पण का प्रयोग में से सबसे पहले क्या था? अवतल दर्पण का प्रयोग क्या क्या था, कहाँ था? ठीक है, तो उपयोग क्या क्या था? हजामती दर्पण में करते हैं। ठीक, सोलर पैनल था और सोलर कुकर था और सौर भट्टी था। क्यों करते हैं? सवाल अगर ये आ जाता है कि बता सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, तब क्या जवाब दोगे? कि प्रकाश की समांतर किरणें फोकस से आकर के कटती है। जब प्रकाश की जब सूर्य की जितना भी प्रकाश, सूर्य की जितना भी किरण होगा वो सब समांतर आता है कि नहीं? और वो सब जब समांतर आता है तो क्या होगा? सब फोकस से आकर के कट जाएगा। बात समझ में आ रही है? सब क्या होगा? फोकस से आकर के कटेगा, और फोकस से कटेगा तो एक ही जगह में केंद्रित हो गया। जब एक जगह केंद्रित हो जाएगा तो उस जगह को क्या कर देगा? हीट कर देगा, ज्यादा ज्यादा गर्म हो जाएगा, तापमान बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ गया तो वही मेरा मकसद था कि तापमान बढ़ जाए किसी तरह से, तो तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। उत्तल दर्पण का भी प्रयोग देखे थे। हाँ, याद है कुछ? स्ट्रीट लाइट में था और गाड़ी का साइड मिरर। चलिए, बढ़िया बात है। आज एक तो सवाल हम लोग करने वाले हैं, और वो सवाल है, देखो त्रिज्या जो होता है, जैसे अगर हम इस दर्पण का बात करें, अवतल दर्पण है मान लो, इसका ये फोकस है और ये क्या है? केंद्र है। तो इसका एक सूत्र आता है। सूत्र क्या होता है? यहां से यहां को हम लोग आर का दिए, त्रिज्या ही तो है। अगर इसको हम थोड़ा सा अगर प्रयास करें बढ़ा देने का तो क्या हो जाएगा? ये केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी को मैथ में त्रिज्या कहते हैं। तो इसको भी हम लोग त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या आर। आर जो है वो यहां जितना है और ये दोनों बराबर ना है। सी एफ और एफ पी दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो आर जो है यहां से यहां तक की दूरी को एफ कहते हैं, मतलब फोकस दूरी, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, फोकस दूरी कहलाता है। और ये है फोकस बिंदु, दोनों अलग अलग चीज है। जहां पे प्रकाश परावर्तित होती है, जहां पे कटता है एक जगह आकर के, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। पर फोकस बिंदु से पोल के यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी जो होता है वो आर का डबल होता है, यानी कि आर का आधा होता है। सॉरी, मैंने दो बार एफ लगाएंगे तो एक बार आर होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे होता था मैथ में, ये डायमीटर था और ये त्रिज्या था। त्रिज्या अगर इतना है त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो व्यास अगर मान लो 14 दिया हुआ है तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेते थे, कैसे? आधा कर देते थे, यानी कि d/2 होता है। इसी प्रकार r जो होगा वो 2f होता है, यानी कि f का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो r/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करेंगे उसको देखना है। मिटा देते हैं ये सारा कहानी, जो मेन है वो दिखाते हैं। प्रूव कैसे करना है।
सिद्ध करें कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सिद्ध करना है। सबसे पहले अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं, तो अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अवतल दर्पण लेते हैं, ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष, ये फोकस है, ये केंद्र है, ये पोल है। इससे समांतर किरणें एक को भेजते हैं, इसका नाम रख दिए हम, इस दर्पण का नाम क्या है? MN। ठीक है, और एक किरण भेजे, उस किरण का नाम है A और B। और ये किरण जब कटेगी फोकस से, तो फोकस से कट गई। ठीक है, ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हम इतना पहले कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। उसके बाद एक चीज हमको बता, दर्पण के नियम के अनुसार अगर ये यहाँ पे एक अभिलंब हम डाल देते हैं, अभिलंब ऐसे, तो ये I और ये R दोनों बराबर हो जाएगा। दर्पण के नियम के अनुसार क्या होता है कि ये दोनों के बीच अगर अभिलंब डालते हैं, तो जितना इंसिडेंट रे माने कि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। कौन I बराबर कौन R हो जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी है तो बोलो। सबसे पहले क्या किए? दर्पण लिए MN, एक किरण डाले AB, और उस किरण को परावर्तित किए तो F बिंदु से होते हुए वो बाहर निकल गया, कट गया। इस पे एक अभिलंब डाला गया है, ये काल्पनिक है, C और B। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं। बस इसी को लिखिए, यहां पे लिखो क्या दिया हुआ है। दिया है कि MN एक अवतल दर्पण है। ठीक है, देखो देखो देखो, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। MN क्या है? एक अवतल दर्पण है, और क्या है? फिर शुरू हो गया। गजब मनुष्य है तुम लोग, मनुष्य है भी कि नहीं हो हमको शक हो जाता है। क्या है? AB क्या है? AB एक किरण है कि नहीं है? और B और C क्या है? और इसको लिख लेते हैं BF, परावर्तित किरण है, और AB आपतित किरण है, मान लो। ठीक है, और BC क्या है? अभिलंब। इतना तो सारा कहां से हो गया? चित्र से, है कि नहीं? दिया है, इसके जगह पे हम लिख देते हैं चित्र से। यहां तक में कोई परेशानी? अब बताओ, A और B, ये जो किरण आया और यहां से कटा, तो कह सकते हैं कि कौन I बराबर कौन R? क्यों होगा? क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित, सॉरी, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो अगर इसको हम लिखें ऐसे कि एंगल ए बी और सी, ऐसे ए बी और ये सी है ना, और यहाँ पे ये क्या है? एफ। तो अगर ए बी और सी, जिस भी कोण को लिखना होता है उस कोण को बीच में लेना था। ठीक है, जैसे अगर हम यदि बी लिखेंगे यहाँ पे, तो ए बी सी लिखेंगे, या फिर सी बी ए भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ए बी सी बराबर हो जाएगा किसका? सी बी एफ या एफ बी सी। तो इसको लिख देते हैं सी बी एफ। क्यों होगा? परावर्तन के नियम से। बोलिए, यहां तक में कोई परेशानी है क्या? इसको कह दिया समीकरण 1। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? सबसे पहला काम यह किया हम कि इस किरण को ए बी और सी, इसको बराबर लिए, कौन आई कौन आर बराबर कर दिए, ये दोनों बराबर किए। ठीक है,
अब बताओ, आपको याद होगा कि मैथ जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है, समझो यहां पे हम बताते थे कि जहां जेड बनता है वहां एकांतर कोण बनता है, और वो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि आप गौर करिएगा तो ये जो है जेड बन रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर कर सकते हैं, कोण आई बराबर इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आई का नाम क्या है, ए बी सी, है कि नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ। बोलिएगा, बोलो यहां तक में कोई कष्ट। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होता है जब भी जेड बनेगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एकांतर कोण यहां लिख दो, एकांतर कोण इसको कह देते हैं समीकरण 2। जगह नहीं है, तुम लोग का जगह होगा तो लिख देना इधर साइड में, ठीक है ना। तो समीकरण यहां लिख देते हैं, चलो ये है समीकरण 2। यहां तक में कोई परेशानी। फिर से देखते हैं कि ये कौन कौन आई, जैसे ए बी सी और फिर से लिखे सी बी एफ, माने ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, प्रकाश के परावर्तन से बराबर होता है, इसका नियम ही वही है। फिर हम लोग आगे देखें कि सर जहां भी जेड बनेगा, जैसे यहाँ भी जेड बन रहा है तो ये एकांतर कोण हो गया, कौन आई कौन इसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी बराबर हो जाएगा बी सी एफ का, होगा कि नहीं होगा। अब गौर करिए, समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देंगे तो आप ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहां भी देखो ए बी सी है और यहां भी क्या है, ए बी सी है। तो अगर किसी भी चीज का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि एंगल सी बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ का, ठीक है। जैसे ये दोनों अगर बराबर है, उस पार वाला भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी बी एफ बराबर कर दिया किसका, बी सी एफ का। अब यहां देखो कि सी बी एफ है कौन, सी बी एफ ये कौन है, और बी सी एफ ये कौन है। और आप गौर करिएगा तो ये बन गया एक क्या, क्या बना, क्या बन गया, त्रिभुज। त्रिभुज का जब दो कोण बराबर हो गया तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे समद्विबाहु, सॉरी गलत हो गया, समद्विबाहु माने दो भुजा समान हो गया तो समद्विबाहु हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का अगर दो कोना बराबर है तो दो भुजा भी तो बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये कोण, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए लिखेंगे सी एफ बराबर हो जाएगा किसका, बी एफ का। बोलो यहां तक में कोई कष्ट, बोलो रे, नहीं है, नहीं कष्ट है तो नहीं बोलो, कष्ट है तो कष्ट बोलो। अब क्या होता है, अगर हम इस बी पॉइंट को नीचे घसका देते हैं, धीरे 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 लगभग पी के नजदीक कर देते हैं। अगर हम बी पॉइंट को अगर धीरे धीरे नजदीक करते करते पी के नजदीक एकदम नजदीक कर दें तो लगभग लगभग जो होगा, ये देखो यहां पे ये है एफ और ये बी और ये क्या है पी। तो अगर हम इसको एकदम नजदीक कर दें, ऐसे इसको नीचे कर दें तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगा लगभग लगभग,
अगर इसको इस पॉइंट को हम नीचे करते जाएं कि सर हम ये बी नहीं है, हाँ बी ही तो है, इस बी पॉइंट को धीरे धीरे अगर हम नीचे करते जाएं, नजदीक करते जाएं, इसके नजदीक ले आए, ठीक है ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि एफ पी और एफ बी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर सिर्फ हो जाएगा। अब देखते हैं, लिखेंगे यदि बिंदु बी बिंदु पी के नजदीक हो तो, यदि बी बिंदु पी के नजदीक हो तो एफ बी बराबर हो जाएगा किसका, एफ पी का। तो बी एफ बराबर, यहां लिख सकते हैं, इसको मिटा दें, लिखेंगे एफ पी बराबर हो जाएगा बी एफ। जैसे ये बराबर ये, इसको कह दिया समीकरण 4। अब लिखते हैं समीकरण 3 तथा 4 को बराबर करने पर, आ रहा है यहां तक, यहां तक, यहां तक, हाँ यहां तक बराबर करने पर, ठीक। अब बताओ समीकरण 3 में गौर करिएगा थोड़ा सा, यहां भी बी एफ है और यहां भी बी एफ है। अगर उसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों का क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो इसका लिख देंगे सी एफ बराबर हो जाएगा किसका, एफ पी का। अब यहां बताओ सी एफ कौन सा है, ये है, और एफ पी कौन सा है, ये है। यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब क्या कह रहा है, अगर हम सी एफ को लिखना चाहें, अगर हम सी एफ को लिखना चाहें, सी एफ को अगर हम बोले कि इसका जगह पे नाम रिप्लेस कर दो, वैल्यू यही होना चाहिए पर इसका नाम दूसरा कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे कहते हैं कि तुम इस 5 को जो है वैल्यू यही होना चाहिए पर इसका नाम तुम रिप्लेस कर दो, क्या कर सकते हो? बहुत सारा कर सकते हैं सर। 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3, 3 + 2, 1 + 4, कुछ भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, दोनों को जोड़ करके। तो क्या दिक्कत है तुम लोग को? यही मैंने यहाँ नहीं समझ में आ रहा है जी, हालत है। हमको लगता है कि हम ही गधा बैठल है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ फुर्सत नहीं है समझाने का। अब ये जो है क्या है, सी एफ। तो इस सी एफ के जगह पर अगर हम लिख दें, अगर इस सी एफ के जगह पर लिख दें कि सर ये सी एफ के जगह पर आप ये भी तो लिख सकते हैं कि सीपी, सीपी में एफ पी को घटा देंगे तो सी एफ ही तो बचेगा। सीपी पूरा है ना, इस सीपी में क्या किए हम, घटा दिए किसको, एफ पी को, तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और इधर कौन था, एफ पी था। तो इसके जगह पर हम इसको लिख दिए, सिर्फ जगह मैंने नाम बदल दिए, वैल्यू तो अभी भी वही है, अभी भी वही है। आप गौर करिए, जैसे ही पूरे में सीपी पूरे है ना, सीपी में इतना हटा दिए, क्या बचा, यही ना बचा। वैल्यू वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिए। अब बताओ इस एफ पी को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी का वैल्यू हो गया एफ पी प्लस एफ पी। तो सीपी क्या हो गया, 2 एफ पी। और सीपी का वैल्यू यहां पे देखो तुम, क्या है ये, सीपी है क्या, आर है, त्रिज्या है, यही ना है त्रिज्या। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा आर, और ये क्या हो गया, एफ पी। इतना क्या होता है, एफ कहलाता है ना जी, फोकस दूरी है ये एफ, यहाँ 2 का 2 ही होगा। अब ये सिद्ध हो गया। अब आप चाहें तो इसको एफ बराबर लिख सकते हैं, R/2 भी लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब बता, हमको दिक्कत है कहीं पे तो फिर से हम करा दे, एक बार और समझा देते हैं, समझिए। कुछ नहीं किया हुआ है, परावर्तन का नियम लगाएंगे, जो दिया है उसको सिर्फ देख करके छाप देना है। ये चित्र तो तुम लोग को आता ही होगा, चित्र आता है कि नहीं? चित्र आता है, बस काम कंप्लीट। आधा तो यहीं पे लिखे है कि ये दर्पण है, ये बिंदु है, ये रेखा है, ये किरण है, सब नाम लिखा हुआ, बस उसको। अब क्या करना है आपको, ये किरण आई और आर ये दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि जितना पे आता है उतना पे ही वो जाता है। तो कौन आई कौन आर के बराबर हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब देखते हैं कि ये जो है जेड बन रहा है। अगर जेड बन रहा है तो जहां भी जेड बनता है वहां पे क्या हो जाता है, ये कौन दोनों बराबर हो जाएगा। तो जहां भी जेड बनेगा ये दोनों बराबर हो गया। तो इसके, अब ये कौन इस कौन के बराबर था, अब ये कौन इस कौन के भी बराबर हो गया। बात समझ में आ रही है? बस इतना काम किए, आधा काम कंप्लीट। अब इस बिंदु को तुमको ले आना है नीचे, बी पॉइंट को पी के नजदीक। अब बी और पी क्या कर देना, दोनों लगभग लगभग बराबर। अब हो जाएगा ये एफ पी और ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, बात खत्म। यही चीज तो किया हुआ है, चित्र से ही समझ लो। आया समझ में आप लोग को? देखो नहीं आया तो हम क्या करें, अब तो प्रयास किए हम। अगला टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या होता है सर? आवर्धन का मतलब होता है, जैसे ये क्या है, ये मान लो तुम्हारा फोटो, माने तुम ओरिजिनल हो, अगर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनता है ना। प्रतिबिंब बनता है तो वो कितना बड़ा बना। आवर्धन का मतलब होता है कितना बड़ा या कितना छोटा। बस समझ आ रही? तो उसी पे, उसी को आवर्धन कहते हैं। तो लिखिएगा, इसको लिखो, प्रतिबिंब आवर्धन लिख करके अंडरलाइन डैश करो, लिखो। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे m बराबर हो गया, m बराबर हो गया माइनस एच, एच बटे एच, एच डैश लिखना है इसको, एच डैश बटे एच। या फिर इसका एक और सूत्र होता है m बराबर माइनस v बटे यू, ठीक है। हाँ, यही ठीक है। हो गया, बस इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिटा दें। तो आवर्धन का मतलब समझ में आ गया। मतलब वस्तु, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर वस्तु की ऊंचाई से भाग दे देंगे तो आवर्धन निकल जाएगा। या ये भी क्या है, वस्तु की दूरी है, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को वस्तु की दूरी से भाग दे देंगे तो भी निकल जाएगा। ये सब का सूत्र ऐसे तो याद कर लो, सिर्फ न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। जब पढ़ाया जाएगा न्यूमेरिकल्स उस समय समझ में आ जाएगा बात।
ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण को ही कहते हैं अभिसारी लेंस, सॉरी अभिसारी दर्पण। देखो प्रकाश आया और केंद्रित हो जाएगा, आया और केंद्रित हो जाएगा, इधरों से आया और, बात समझ में आ रही है? आएगा और एक जगह जब केंद्रित हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और याद करो अभिसारी दर्पण जब बता रहे थे, अभिसारी किरण पुंज जब बता रहे थे उसमें क्या बताए थे? अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है, यहाँ भी मिल रहा है ना, तो दोनों का एक ही काम हो गया ना, दोनों का एक ही नाम हो गया। ठीक है, बढ़ते तो इसको क्या कहते हैं? आया छितरा गया, आया छितरा गया। फैल जा रहा है ना, फैल जा रहा है तो क्या हो गया? अपसारी दर्पण। और एक तो बता ही देते हैं, आया उसी रास्ता में लौट गया, क्या? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण समांतर दर्पण। चलो नोट डाउन।